आगे हम देखते हैं फ्रे को जो कि अभी वेनियन को संभाल रहा था, बट तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जिसके अंदर से द्रो और आयरिस दोनों बाहर आते हैं। आयरिस कहती है तुम्हारी आंखें काफी बदली हुई लग रही हैं, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम अग्नि को तबाह कर दोगी। फ्रे कहता है सच बताओ तो तुम दोनों का इतना घटिया कॉम्बिनेशन देखकर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या हुआ जिसकी वजह से तुम दोनों यहाँ पर आए हो। द्रो कहता है एक मिनट, वो लड़की एक ड्रैगन है ना, कितनी शर्म की बात है, क्योंकि उसका ड्रैगन हार्ट पूरी तरह से लगभग तबाह हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी जिंदगी तो बच जाएगी पर ये कभी भी अपनी ड्रैगन पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। फ्रे कहता है ये जिंदा रहे मेरे लिए इतना ही काफी है, अगर ये जिंदा रहे और देख पाए कि मैंने कैसी दुनिया बनाई है तो यही काफी होगा। आयरिस कहती है मुझे यकीन है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए काफी सवाल है, पर उसका समय भी जल्द ही आएगा जब मैं इन सवालों का जवाब दूंगी और तब तुम अपने निर्णय पर पहुंचना। फ्रे आयरिस के हाथों से अग्नि का क्रिस्टल छीन लेता है। वही आयरिस कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई थी ताकि मैं द्रो को तुम्हारे पास पहुंचा सकूं, तो चलो अगली मुलाकात में मिलते हैं। इसके बाद ही आयरिस उसी पोर्टल के थ्रू वहाँ से चली जाती है। द्रो कहता है वो लड़की काफी अजीब थी, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिसपे फ्रे कहता है ना। द्रो कहता है तो मतलब तुम्हारा रिलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वही फ्रे कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या था? क्या तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम डेमिगॉड्स की दूसरी पार्टी को फेस करने के लिए जा रहे हो? द्रो कहता है मुझे माफ करना कि मैंने ऐसा किया, पर ये आयरिस का ऑर्डर था। उसे पता है कि मैं पहले क्या था और उसे ये भी पता है कि मुझे भविष्य में क्या करना है, और शायद ऐसा लग रहा है जैसे मैं ड्रैगन लॉर्ड नहीं हूँ। फ्रे कहता है क्या तुम आयरिस पर भरोसा करते हो? वो लॉर्ड की अपोस्टल है। द्रो कहता है तुम बताओ क्या तुम उस पर भरोसा नहीं करते? फ्रे समझ नहीं पाता कि आखिर वो अब क्या बोले। वही द्रो कहता है वैसे मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि आयरिस लॉर्ड की अपोस्टल नहीं है। ये सुन के फ्रे काफी हैरान हो जाता है और कहता है अभी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, पर फिलहाल वेनियन को इलाज की जरूरत है, तो मेरे साथ आओ। फ्रे वहाँ पर एक पोर्टल बना के टेलीपोर्ट कर जाता है। हम देखते हैं सिल्की डेजर्ट का सीन जहाँ पर सोल्जर्स काफी निराश थे क्योंकि वेनियन को उनकी वजह से अपनी कुर्बानी देनी पड़ी। वेनियन ने हमें बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और ये उन सोल्जर्स के लिए काफी शर्मनाक बात थी। वहीं इजाबेल नोरा को हील कर रही थी ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक जाए, पर तभी फ्रे द्रो और वेनियन के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है और कहता है ये अभी भी जीवित है इजाबेल, इसका ध्यान रखो। अब ये सुन के सोल्जर्स भी काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम बेवकूफ लोग आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी से कोई स्ट्रेचर लेकर आओ ताकि हम मास्टर वेनियन को बचा सके। नोरा पूछती है फ्रे अग्नि का क्या हुआ, जिसपे फ्रे वहाँ पर सबके सामने अग्नि का क्रिस्टल दिखाता है, यानी कि वो कोर जो कि अग्नि की पावर का सोर्स था। फ्रे कहता है ये क्रिस्टल अग्नि का है, हमने अग्नि को हरा दिया, अब सिल्किड पूरी तरह से डेमिगॉड से आजाद है। ये सुन के सभी लोगों में खुशियों की एक लहर सी आ जाती है क्योंकि एक ऐसी जंग जिसे जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी उसे वो जीत चुके थे। सभी लोग चीयर अप कर ही रहे होते हैं। वहीं फ्रे कहता है मुझे इवान और स्नो नहीं दिख रहे। नोरा कहती है इवान वो गधा, वो यहाँ से अपना मुंह लटका के कहीं चला गया, शायद उसे लगता है कि मेरे हाथ को जो हुआ है ये उसकी गलती है। फ्रे कहता है अच्छा तुम्हारा हाथ क्या वो मतलब अभी ठीक है? नोरा कहती है हाँ पहले से तो बेहतर है और मुझे तो खुश होना चाहिए कि कम से कम मैं जिंदा तो हूँ और इवान भी ठीक ही होगा, तो तुम पहले स्नो को जाके चेक करो। उसके लिए अग्नि से लड़ना काफी मुश्किल रहा होगा क्योंकि वो एक आइस एल्फ है। स्नो अपने कमरे में बैठकर सोच ही रही होती है या तो फिर कहें कि बस रोने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर फ्रे पहुंच जाता है। स्नो कहती है क्या कुछ पल के लिए तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे? फ्रे स्नो के सामने जाता और कहता है वेल सच बताऊं तो मैं इस वक्त अकेला नहीं रहना चाहता, खैर अग्नि मारा जा चुका है। स्नो कहती है अंत में मैं किसी भी काम नहीं आई। फ्रे कहता है तुम बिल्कुल सही हो और यही नहीं डेमिगॉड के खिलाफ आने वाली जितनी भी बैटल्स हैं शायद उसमें भी तुम्हारे किसी भी काम नहीं आओ। मैं ये पूरी यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम वहाँ पर रहो या ना रहो पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्नो कहती है क्या तुम यहाँ पर मुझे अपमानित करने के लिए आए हो? फ्रे कहता है तो क्या हुआ, क्या तुम डेमिगॉड से लड़ने के लिए इसलिए तैयार हुई थी ताकि तुम मदद कर सको? क्या तुम इसलिए लड़ती हो ताकि सभी लोग तुम्हें विजेता के रूप में देखें? नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि इस वक्त जो लड़ाई चल रही है वो कोई साधारण लड़ाई नहीं है। हम लड़ रहे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं, जबकि हमारी जीत की कोई भी उम्मीद नहीं है। हम जीवित हैं ताकि हम उन्हें दिखा सके कि हम उनसे लड़ेंगे भले ही हमें कुत्ते की मौत मरना पड़े। शुरुआत से ही हमारी लड़ाई ऐसी ही है, इस वक्त सिर्फ इसी से फर्क पड़ता है कि क्या तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत है। फ्रे स्नो को एक स्वॉर्ड देता है जिसपे स्नो पूछती है ये क्या है? फ्रे कहता है ये कुछ ऐसा है जो कि एक दोस्त अपने पीछे छोड़ गया, मैं इसे तुम्हें देता हूँ। स्नो कहती है क्या ये कोई नाइट की स्वॉर्ड है? मुझे नहीं लगता कि ये मुझ पर सूट करेगी। फ्रे कहता है इसका आकार जरूरी नहीं है क्योंकि एक असली स्वॉर्ड अपने ऑनर के साथ ग्रो करती है। मैं अग्नि को हरा पाया सिर्फ और सिर्फ रिकी की वजह से, वो मेरा दोस्त और मेंटोर दोनों था और उसी रिकी ने तुम्हें अपना अपोस्टल चुना स्नो दे फ्रेडिक वुड। और अभी तक हमने जितना साथ में सफर किया है इससे मैं ये बता सकता हूँ कि रिकी का जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। स्नो कहती है तो मतलब तुम मुझे यहाँ पर ये बताने के लिए आए हो कि मैं या तो ताकतवर बनूं या तो फिर चली जाऊं, इवन तुम बातें भी रिकी की तरह ही करते हो। फ्रे इसका कोई जवाब नहीं देता। वही स्नो कहती है एक मिनट, अगर ये तुम्हारे किसी दोस्त की स्वॉर्ड है वेट इसका मतलब ये ड्यूकिड है, ये स्वॉर्ड ब्लेड किंग लूसिड की स्वॉर्ड है। फ्रे स्नो को अग्नि का हाफ क्रिस्टल देता है और कहता है ये तुम्हारी मदद करेगा उस ताकत को एब्जॉर्ब करने में जो कि तुमसे पूरी तरह से अपोजिट है। खैर वैसे ये निर्भर तो तुम पर करता है कि तुम इतनी काबिल हो कि इस ताकत को अपना बना सको या नहीं। स्नो कहती है ऐसी बात है, कहीं तुम ये भूल तो नहीं गए कि मैं कौन हूँ और ऐसा इसलिए कि तुम थोड़े ताकतवर हो चुके हो। खैर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि मैं स्नो दे फ्रेडिक वुड सभी एल्फ्स की क्वीन हूँ। फ्रे कहता है एक मिनट, मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाना चाहूंगा कि तुम यहाँ पर सब कुछ छोड़कर
आई हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इवान को, जो कि इस वक्त अपने स्टोन हासिरा की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा होता है, जहाँ उसके दिमाग में अभी यही चल रहा था कि कैसे उसकी मास्टर का एक हाथ नहीं रहा। बट तभी वहाँ पर स्नो आ जाती है। स्नो कहती है ये पानी तो काफी गर्म है। अपने सामने स्नो को देख के इवान काफी भड़क जाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। स्नो कहती है तुमने वादा किया था ना कि लड़ाई खत्म होने के बाद हम दोनों साथ में कोल्ड बाथ लेंगे। इवान कहता है क्या बेवकूफ कहीं की, मैंने साथ में थोड़ी बोला था। वहीं स्नो कहती है मैंने अफवाह सुनी है कि इंसान साथ में नहाकर अपनी मित्रता को और भी गहरे करते हैं। इवान कहता है क्या ये सब तुम्हें कौन बता रहा है, ये सब झूठ है। स्नो कहती है कहीं तुम ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे हो क्योंकि हमारे शरीर में काफी अंतर है। देखो हम एल्स के पास ऐसे कस्टम्स नहीं होते हैं। इवान कहता है भले तुम्हारे पास ना हो पर मेरे पास तो है ना। एंड देन वो दोनों साथ में नहाने लगते हैं। तुमने सही सुना। वहीं इवान सोचता है क्या आखिरकार गलती कहाँ पर हो गई और चीजें ऐसे कैसे हो गई, अब मैं क्या करूँ। स्नो बताती है कि फ्रे ने अग्नि को हरा दिया। इवान कहता है छह वो कमीना हमेशा क्रेडिट ले जाता है, हम लोग उससे इतना टाइम तक लड़ रहे थे और उसने आखिरी में आकर अपना फिनिश ब्लो मार दिया जिसकी वजह से अब सारा क्रेडिट उसको गया। स्नो कहती है बकवास बातें बंद करो, हम दोनों जानते हैं कि ये सही नहीं है। इवान कहता है हाँ पता है, मैं बस ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मेरा दिमाग काफी खराब है। स्नो कहती है मुझे अभी भी याद है जब हम सब मिलकर ग्रेट फॉरेस्ट में लड़े थे, तभी से मैंने ये सोचा था कि शायद हम तीनों आगे जाकर ऐसे कॉमरेड्स बनेंगे जो कि एक साथ लड़ेंगे। इवान कहता है तो किसने कहा कि हम नहीं है, बट वो कमीना फ्रे इस वक्त हमारी पहुंच से काफी दूर है, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाना काफी मुश्किल होगा। स्नो कहती है हम जीवित हैं उसी की वजह से। इवान कहता है डैम इट, अगली बार सबको मैं ही बचाऊंगा, उसे तुम्हें हर किसी को मैं खुद बचाऊंगा। स्नो अचानक से रोने लगती है। इवान कहता है मैंने सच बताऊं तो कुछ देखा नहीं क्योंकि और ना मैंने कुछ सुना, क्योंकि पता ही नहीं पानी ऊपर से गिर रहा है तो आवाज नहीं आ रही मेरे को, और क्योंकि मैं कहीं देख भी नहीं सकता, कम से कम तुम्हें तो बिल्कुल नहीं देख सकता, इसीलिए मैं पहाड़ों को भी देख रहा हूँ। इवान कहता है अगली बार मेरी बारी होगी, मैं तुम्हें फ्रे को हर किसी को बचाऊंगा। और तुम इतना रो क्यों रही हो, तुमने कहा था ये पानी गर्म है, कहीं ठंडा तो नहीं हो गया। स्नो कहती है तुम सच में बेवकूफ हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सिया को जिसके सामने इस वक्त फ्रे और इजाबेल मौजूद होते हैं। फ्रे कहता है मैंने सोचा था कि तुम और एक कैलम या ऐसे किसी चीज से बने हो, तो तुम इतनी आसानी से टूट कैसे गई। सिया कहती है वेल मैं अभी भी शरीर का इस्तेमाल करना सीख ही रही हूँ, तो बस यही कारण है, और मुझे तुम्हारे अंदर से कोई माना महसूस नहीं हो रहा। आखिर तुम्हें हुआ क्या। फ्रे कहता है डिवाइन माना, जब मैं अपने सपने जैसी दुनिया में था तो मैंने डिवाइन पावर और माना को कंबाइन करना सीख लिया और उसका यही नाम रखा। इस नई शक्ति की वजह से मैं पूरी तरह से इन दोनों को कंबाइन कर पाता हूँ। सिया कहती है इसका मतलब कंफर्म तुम 9 स्टार क्रॉस कर चुके हो। फ्रे कहता है इसके लिए मैं इस शरीर का ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो वापस आने पर मुझे मिला। सिया कहती है सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। फ्रे कहता है और मेरा भाग्य ही यही है कि मैं लॉर्ड को हराऊं। सिया कहती है अब जब तुम इतने ताकतवर हो चुके हो तो तुमसे कंधा मिलाने के लिए मुझे भी ताकतवर होना होगा, तो मैं ऐसे बैठ नहीं सकता। फ्रे कहता है एक मिनट, कहीं ये आवाज ग्रेट स्लेजर की तो नहीं है। जिस पे सिया कहती है ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ ताकि मैं अपनी लिमिट्स को सरपास कर सकूं। देखो इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो 4000 साल पहले से काफी अलग है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार का अंत भी अलग होगा, तो चलो साथ में मिलकर पूरी तरह से लॉर्ड को खत्म करते हैं। मेरे साथी लूकस ट्रूमैन सब लोग डिनर टेबल पर बैठे हुए होते हैं जहाँ पर ग्रेट चीफ टोरिक सभी को भाषण दे रहे होते हैं कि हमने इस जंग को जीत लिया, इसमें हमें कई जिंदगियां कुर्बान करनी पड़ी पर अंत में जीत इंसानियत की हुई। और ऐसे ही करके वो भाषण काफी लंबा चौड़ा चलता है। बट दूसरी तरफ फ्रे से इंतजार नहीं होता है जिसकी वजह से वो खाने पर टूट पड़ता है। इजाबेल कहती है क्या तुम इंतजार नहीं कर सकते, इस वक्त ग्रेट चीफ टोरिक एक स्पीच दे रहे हैं, कम से कम थोड़ी तो रिस्पेक्ट करो। फ्रे कहता है यार सच बताओ तो ये खाना काफी अमेजिंग है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए कुछ, और अभी तुम बच्ची हो, खाने पीने पर ध्यान दो, अभी तुम्हें इन सब के बारे में ज्यादा पता नहीं है। इजाबेल कहती है देखो बच्चे मुझे बोला जा रहा है और बच्चों जैसा व्यवहार यहाँ पर कौन कर रहा है। फ्रे कहता है तुम सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा निकाल रही हो, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम सिर्फ मुझ पर ही गुस्सा निकाल सकती हो, जबकि वहाँ पर देखो इवान ने भी खाना शुरू कर दिया है, तो आखिरकार तुम उन पर क्यों नहीं चिल्लाती। इजाबेल कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो मैजिक वॉरियर्स तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हारे जैसी जिद्दी और अकड़ू, आखिर तुम 9th स्टार क्रॉस करने के बावजूद भी ऐसे बच्चों जैसे व्यवहार कैसे कर सकते हो। वही इवान कहता है क्या तुमने क्या कहा, अभी किसी ने मुझे अकड़ू कहा क्या। ओए लड़की ये तूने कहा क्या, देख तू फ्रे के साथ है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे साथ ज्यादा फ्री हो रही है। अब ये सुन के इजाबेल काफी डर जाती है, बट तभी इवान को याद आता है कि इजाबेल ने उसकी मास्टर का हाथ टेक किया था, जिसके लिए इवान हंसते हुए इजाबेल को थैंक्स बोलता है। अब ये सब बातें सुनने के बाद थोरिक हंसने लगता है, मतलब बहुत ही जोरों से हंसता है और कहता है छोड़ो यार ये सब कुछ और सब लोग खाने पर ध्यान दो। और बस एक बैंकेट जिसमें सब लोग हंस मुस्कुरा रहे थे, जिसमें किसी ने भी उनके बारे में बात नहीं की जो कि मारे गए या जो भाग गए। ये कुछ ऐसा था जैसे वो सभी लोग इस पल में जीना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी घाव को हंसी से, खाने से, बातों से, पीने से भरना शुरू किया। उनमें से हर किसी को पता था, क्योंकि उन सभी को शायद पता था कि ये उनकी आखिरी हंसी हो सकती है। उसी समय पर एक अलग दुनिया डेमन वर्ल्ड में मीटिंग चल रही होती है, जहाँ असुरा कहता है लूसीफर आखिर तुमने सभी को यहाँ पर क्यों बुलाया, जिसपे लूसीफर कहता है डेमी गॉड्स आ रहे हैं। बारबाटोस कहता है अगर ऐसी बात है तो आने दो उन्हें। वहीं बेल्जेबब कहता है क्या उन्हें इंसानी दुनिया से संतुष्टि नहीं मिल रही। डेमन ज़िपार कहता है फिर भी आखिरकार उन्हें यहाँ पर आके क्या ही मिलेगा, डेमन वर्ल्ड उनके किसी काम का नहीं। लिलित कहती है किसे फर्क पड़ता है, मैं तो बस इंतजार कर रही हूँ, मैं हमेशा सोची थी कि आखिरकार डेमीगॉड्स का टेस्ट कैसा होगा। असुरा कहता है मेरी बात सुनो बेवकूफो, अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। बारबाटोस कहता है ओहो कहीं तुम लड़ना तो नहीं चाहते असुरा। असुरा कहता है खास करके तुम बारबाटोस अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो, क्या लगता है कौन ऐसा होगा जो कि नर्क तक आ पाएगा। बारबाटोस कहता है आखिर तुम अभी इस मुद्दे को बीच में क्यों ला रहे हो। और तभी उसकी नजर लूसीफर पर पड़ती है, जिसे देख के वो कुछ समझ जाता है और कहता है क्या वो तुम हो जो डेमीगॉड्स को यहाँ पर बुला रहे हो। लूसीफर हाँ में जवाब देता है। जिपार कहता है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर तुम उन्हें यहाँ पर क्यों बुला रहे हो जबकि वो लोग डेमन वर्ल्ड के लिए खतरा है। ये सुन के असुरा काफी भड़क जाता है और कहता है मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम तुम्हारे हाथ की कठपुतली हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि तुम हमें लीड कर रहे हो लूसीफर। अगर वो कमीने डेमीगॉड्स अपना कदम भी डेमन वर्ल्ड में रखेंगे तो मैं उन्हें खुद मार डालूंगा। पर
सच बताऊं तो इस वक्त उनसे ज्यादा चिढ़ मुझे तुमसे हो रही है। बारबाडोस कहता है सच में यार, असुरा फिर से भड़क गया। लिलित कहती है असुरा ऐसा ही है, वो काम पहले करता और सोचता बाद में। वहीं असुरा कहता है मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारा उस आइरिस के साथ कुछ तो चक्कर चल रहा है। मुझे नहीं पता कि आखिरकार तुमने उसके मुंह से ऐसा क्या सुन लिया, पर इस वक्त मुझे तुमसे चिढ़ मच रही है क्योंकि तुमने हमसे चीजें छुपाई और अब हम पे अपना फैसला थोप रहे हो। लिलित कहती है एक मिनट, क्या तुम दोनों लड़ने वाले हो? लूसीफर कहता है ऐसी बात है तो मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें निराश किया। वो कारण जिसकी वजह से मैंने डिस्पेयर हिल को डग करना शुरू किया वो ये था कि वहाँ पर ड्रैगन लॉर्ड का मरा हुआ शरीर था, वो वही कहीं दफनाया गया था। और क्योंकि ये डेमीगॉड लॉर्ड का ऑब्जेक्टिव है तो इसका एक ही मतलब है कि ये वो समय नहीं है जब हम एक दूसरे से लड़े। बेल्जेबब पूछता है डेमन लॉर्ड ये कौन? लूसीफर कहता है 5000 साल पहले जब वो सभी लॉर्ड द्वारा हराए गए तो उन्हें डेमन वर्ल्ड में सील कर दिया गया। और ड्रैगन लॉर्ड पृथ्वी के कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड है, तो अगर ड्रैगन लॉर्ड मरा तो कॉन्टिनेंट भी मारा जाएगा। इसी वजह से लॉर्ड ने उसे मारने की बजाय यहाँ पर सील कर दिया क्योंकि वो ड्रैगन लॉर्ड और कॉन्टिनेंट के बीच के कनेक्शन को तोड़ना चाहता था। लिलित कहती है तो आखिरकार अब लॉर्ड ड्रैगन लॉर्ड की लाश के साथ क्या करना चाहता है? इस पे लूसीफर कोई जवाब नहीं देता। असुरा कहता है अगर इतना सब बताने के बाद भी तुम्हें अपना मुंह बंद ही रखना था तो तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं चाहिए था। लूसीफर कहता है जब ये जंग खत्म होगी तो मैं लूसीफर अपनी आर्कडुक की इस उपाधि को छोड़ दूंगा। मैं इसकी कसम खाता हूँ जब ये जंग खत्म होगी तो मैं आर्कडुक की उपाधि से नीचे चला आऊंगा और उस पूरे डेमन रेल को बराबर 5 हिस्सों में बांट दूंगा जिस पर 5 आर्कडुक राज करेंगे। असुरा कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता, इसके बजाय हम जब डेमिगॉड्स को मार डालेंगे तो इसके बाद तुम्हें मुझे बताना होगा कि आखिरकार तुम और आइरिस मिलकर क्या प्लान बना रहे हो। लूसीफर कहता है ठीक है मैं यही करूंगा। लिलित कहती है आइरिस सच में अलग होगी क्योंकि वो एक बस साधारण सी इंसानी लड़की है और फिर भी आज डेमन वर्ल्ड में उसके लिए 2 आर्कडुक्स लड़ रहे हैं। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं द्रो, फ्रे, इजाबेल और वेनियन को। जहाँ इजाबेल अभी वेनियन को हिल कर रही होती है वहीं द्रो बताता है कि इस वक्त लॉर्ड कई सारे डेमिगॉड्स के साथ डेमन वर्ल्ड में गया है और वो ड्रैगन लॉर्ड को वापस पाना चाहते हैं। फ्रे पूछता है आखिरकार वो ड्रैगन लॉर्ड को अपने साथ लेने के बाद क्या करने वाले हैं, जिस पे द्रो बताता है मुझे नहीं पता, उसने मुझे ये नहीं बताया। फ्रे सोचता है सच बताऊं तो आइरिस ही बैकएंड में सब कुछ संभाल रही है, पर आखिर क्यों? फ्रे कहता है वैसे सच बताऊं तो ये मेरे लिए बेहतर होगा अगर वो सभी लोग लड़े। द्रो कहता है आइरिस ने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि ये हमारे लिए एक मौका है क्योंकि इस वक्त डेमिगॉड्स के खिलाफ आर्कडुक्स अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे और डेमन वर्ल्ड में आर्कडुक्स को हराना काफी मुश्किल होगा। और इसीलिए ये काफी अजीब बात है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि लॉर्ड को इसके बारे में ना पता हो। इस वक्त लॉर्ड डेमन वर्ल्ड में जाकर काफी बड़ा खतरा मोड़ रहा है और इसका एक ही मतलब है कि ड्रैगन लॉर्ड उनके लिए काफी जरूरी है। फ्रे कहता है भले ये हमारे लिए एक मौका है पर इसके बजाय मैं नोजडॉग और अनंता के अपोस्टल को ढूंढना पसंद करूंगा। इस वक्त सिर्फ वही दोनों एपोक्लिप्स बचे हुए हैं और क्या तुम्हें नहीं लगता कि डेमन वर्ल्ड में होने वाली जंग काफी दिलचस्प हो जाएगी अगर वो दोनों हाइबरनेशन में चले जाए? द्रो कहता है क्या तुम्हें नहीं पता वो कहाँ पर है? फ्रे सोचता है कलतुड एक हाई क्लास डेमन और साथ में ही असैसिन किंग जिंटा। इस वक्त चार्ल्स कलतुड का पीछा कर रही है, अगर उसे कोई क्लू मिला तो वो जरूर मुझे बताएगी, पर जिंटा का क्या? मुझे पूरी उम्मीद है कि लूसिड स्वॉर्ड उसका पीछा कर रहे हैं या तो फिर उसकी तलाश तो कर ही रहे होंगे। फ्रे कहता है मुझे लूसिड स्वॉर्ड सर्कल के मास्टर से मिलना होगा। द्रो कहता है क्या तुम इस वक्त जैकेट की बात कर रहे हो? फ्रे कहता है तुम्हें पता है जैकेट के बारे में? जिसपे द्रो बताता है कि इसके बारे में आइरिस ने उसे बताया था। फ्रे कहता है मैं ये पता करता हूँ कि इस वक्त जैकेट कहाँ पर है, जिसके बाद फ्रे वहाँ से सीधे टेलीपोर्ट करता है और पहुंचता है जून हाउस में, जहाँ जाने के बाद पहले वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है और जब वो गेट ओपन करता है तो उसे सेफर्ड जून दिख जाता है। फ्रे कहता है कि मैं जैकेट से मिलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? सेफर्ड कहता है थोड़ा इंतजार करो, जिसके बाद सेफर्ड वहाँ से चला जाता है और थोड़े समय बाद जब वो वापस आता है तो कहता है माफ करना तुम्हें इंतजार करवाया, ये कुछ ऐसा है जो कि मास्टर जैकेट अपने पीछे छोड़ गए। ये एक स्क्रोल है जिसमें बताया गया है कि कैसे हितो में इकार में एंटर करते हैं। फ्रे कहता है हितो में इकार ईस्ट में जो आइलैंड नेशन है वही ना? सेफर्ड बताता है कि मास्टर जैकेट कुछ समय पहले ही वहाँ पर गए और तब से जाने के बाद उन्होंने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं किया, तो इसका मतलब कि वो वहीं कहीं पर होंगे। फ्रे कहता है उसने तुमसे भी कांटेक्ट नहीं किया, जिस पर सेफर्ड कहता है हितो में इकार एक बहुत ही एक्सट्रीमली क्लोज्ड नेशन है, इवन जैकेट 3 बाहन सर्कल में से एक का मास्टर भी उसमें जाने में काफी परेशानियों से होते हुए गुजरा है। फ्रे कहता है क्या डेमिगॉड्स का इन्फ्लुएंस वहाँ तक है? सेफर्ड कहता है नहीं, बल्कि इसका अपोजिट, अभी तक डेमिगॉड्स का जहाँ तक इन्फ्लुएंस नहीं पहुंचा है वो ये आइलैंड नेशंस ही हैं। फ्रे कहता है आइलैंड नेशंस जो कि डेमिगॉड के इन्फ्लुएंस से आजाद है, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। सेफर्ड कहता है खैर मुझे बताओ आखिर तुम मास्टर जैकेट से क्यों मिलना चाहते हो? जिस पे फ्रे समझ जाता है कि बेहतर यही होगा कि इस वक्त सभी सर्कल्स फिलहाल की परिस्थितियों के बारे में जाने, जिसके बाद वो सेफर्ड को सब कुछ बताता है, जो सुन के सेफर्ड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि फ्रे ने खुद अग्नि को हराया और अब सिर्फ 2 ही एपोक्लिप्स बचे हुए हैं। फ्रे कहता है आखिर तुम जैकेट से कांटेक्ट क्यों नहीं करते? जिस पे सेफर्ड बताता है ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे का कारण सेमेनिक मैजिक है। ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि सेमेंस यानी कि ईस्ट के मैजिशियंस इस्तेमाल करते हैं। ये बिल्कुल मैजिक की तरह है बट हाँ कुछ मामलों में अलग। फ्रे सोचता है सेमेनिक मैजिक ये कुछ ऐसा है जिसका अस्तित्व 4000 साल पहले नहीं था, इवन मेरे लिए भी एक नई ताकत है। इधर सेफर्ड कहता है अब हमारे पास एक मौका है, अगर हम उन एपोस्टल्स को ढूंढ ले एंड देन उन्हें मार दे तो लॉर्ड अकेला रहेगा, जिसे मारने का मौका हमें मिल सकता है। बट फ्रे कहता है मैं इस स्क्रोल का इस्तेमाल करूंगा एंड देन वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। फ्रे दोबारा से रिटर्न करता है वहीं पर जहाँ पर वेनियन का इलाज चल रहा था। वहीं सिया कहती है ओ फ्रे मेरा मतलब कि लूकस, मैंने सुना कि तुम कहीं चले गए थे बट जितना एक्सपेक्ट किया था तुम उससे जल्दी आ गए। वहीं फ्रे पूछता है इजाबेल बताओ वेनियन कैसी है? इजाबेल बताती है आखिरकार अब इसकी पल्स स्टेबल है, एक बार ये थोड़े समय के लिए आराम करे तो ये नॉर्मल हो जाएगी, पर हाँ इसका हार्ट बहुत ही बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। ऑब्वियसली ये अब अपने ड्रैगन टंग का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी और ना ही अपनी ड्रैगन पावर्स का, पर साथ में ये अब माना का भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। सिया कहती है तो इसका मतलब अब इसकी मैजिशियन की जिंदगी खत्म हुई, ये जरूर तुम्हारे लिए कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रही होगी लूकस। फ्रे कहता है ये उससे भी ज्यादा है, ये मेरी इकलौती डिसाइपल है। सीन शिफ्ट होता और हम
देखते हैं निक्स को, जो कि इस वक्त पहाड़ों पे घूमे जा रही होती है। बट तभी वहाँ पर फ्रे पहुंच जाता है और कहता है रात काफी ठंडी है। वही निक्स फ्रे को हेलो बोलती है, जिसके थोड़े समय बाद फ्रे कहता है ये भी कितना अच्छा समय है, मेरे पास कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। एंड देन फ्रे निक्स को अग्नि का बचा हुआ क्रिस्टल देता है। फ्रे कहता है ये वही क्रिस्टल है जिसकी वजह से तुम्हें ये सब झेलना पड़ा, तो अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगी। अगली सुबह फ्रे, निक्स, इजाबेल, सिया, इवान, नोरा ये सभी लोग हितो में इकार का मैप देख रहे थे। फ्रे कहता है सच में ये नेशन कुछ ज्यादा ही क्लोज्ड है, इसके अंदर एंटर करने में ही 1 महीने से ज्यादा लग जाएगा। वहीं स्नो कहती है कि इसके अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं है। फ्रे कहता है हाँ, हम एज अ रॉयल या फिर किसी नोबल गेस्ट की तरह वहाँ पर जा सकते हैं। इजाबेल कहती है तो क्या तुम्हारे पास कोई कनेक्शन है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। फ्रे कहता है नहीं। सिया कहती है तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है ग्रेट 7 की परमिशन, जो सुन के सभी लोग शांत पड़ जाते हैं। वही सिया कहती है वैसे तो उसे हमें अंदर आने देना चाहिए क्योंकि हम सभी लोग ग्रेट अलायंस के मेंबर्स हैं। इजाबेल कहती है इसका क्या मतलब है। सिया कहती है कि तुम अभी भी समझ नहीं पाई, देखो तुम क्रोनोलॉजी समझो, जैसे ग्रेट सेज, ग्रेट मेज, वैसे ही ग्रेट समन। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब मिला के ग्रेट अलायंस बनती है। जो सुन के सब लोग समझ जाते हैं कि ये एक मजाक था। वहीं सिया हंसने लगती है, जिसपे फ्रे कहता है सच बताओ तो काफी समय से मैं देख रहा हूँ कि तुम दिन प्रतिदिन लड़की बनती जा रही हो, क्या हो गया, क्या अब तुम ग्रेट स्विजर स्त्रो नहीं रही। इवान कहता है 1 मिनट, मतलब फ्रे ग्रेट मेज है। अनोरा कहती है क्या तुम्हें नहीं पता था। बट अगले मोमेंट जब इवान को रियलाइज होता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो वही जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है मतलब फ्रे वो हीरो है जो कि लाइट एज में यानी कि 4000 साल पहले, मतलब फ्रे ग्रेट मेज लूकस ट्रूमैन है, ऐसा कैसे हो सकता है। नोरा कहती है खैर तुमसे यही एक्सपेक्टेड भी है। वहीं फ्रे कहता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है, अभी भी अपने बर्ताव के लिए माफी मांग सकते हो इवान। इवान कहता है अबे तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी जी ली, कितने 4000 साल 5000 साल कितनी जिंदगी जियोगे। फ्रे कहता है क्या हुआ, हैरान हो गए। इधर सिया कहती है तो आखिर बताओ कि हम ग्रेट 7 को कैसे ढूंढने वाले हैं। फ्रे बताता है कि इस वक्त ग्रेट 7 आइलैंड पर नहीं है, इस वक्त ग्रेट 7 एक दूसरे छोटे आइलैंड पर है जिसका नाम है एल्सा, इसे होना तो यहीं पर चाहिए। वही स्नो कहती है किसी भी नेशन का एक प्रोमिनेंट फिगर उसके बाहर रहता है और ग्रेट 7 इन सब का सिंबल है, क्योंकि उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट रूल लगा होगा जिसकी वजह से वो नेशनल ऑर्डर के बीच में इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो इसीलिए वो बाहर ही रहती है। नोरा कहती है अगर तुम वहाँ पर जाती भी हो फिर भी शायद तुम उससे नहीं मिल पाओगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर ग्रेट 7 रास्ता दिखाए तभी तुम उससे मिल सकती हो। इवान कहता है यार ये सब कुछ तो बिल्कुल लेजेंड की तरह लग रहा है। वहीं नोरा कहती है ग्रेट 7 लगभग 200 सालों से भी ज्यादा जिंदा रह चुकी है, पर लोग अभी भी उसे देखकर काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो अभी काफी जवान और सुंदर है। बल्कि ऐसी तो कुछ अफवाहें भी हैं जिनमें कहा जाता है कि वो इंसान नहीं है। इवान कहता है वेल मास्टर आपको देखा जाए तो आप भी तो वैसी हैं, आपको इस वक्त बुढ़े होकर मर जाना चाहिए था, बट अभी भी आप जवान हैं। खैर अब इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तो चलो ढूंढते हैं उसे। स्नो कहती है देखो तुम कैसे उत्सुक हो गए जैसे ही तुमने सुना कि वो सुंदर है। इवान कहता है क्या कहा तुमने, लड़ना चाहती हो क्या मुझसे। इस पे स्नो कहती है बस तुम ग्रेट 7 के सामने जाकर भी हार्ड मत हो जाना। इवान कहता है अरे वो सब बातें थी बस, 10 को बीत गए उसके, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन मैं तुम्हें क्लियरली देख रहा हूँ फिर भी मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, और भले ही वो सुंदर होगी बट मुझे लगता नहीं कि वो तुमसे ज्यादा सुंदर होगी। ये सुन के स्नो ब्लश करने लगती है। वही इवान कहता है 1 मिनट, मुझे याद आया जब मैं तुमसे मिला था तो तुमने मुझे फूल पत्तियां खिलाई थी, तो कैसा रहेगा कि इस वक्त हम अपने साथ मीट लेकर चले, क्या पता ग्रेट 7 भी हमें यही सब खिलाने लगे। स्नो कहती है फिर मेरा प्लान थोड़ा अलग है, मैं कुछ समय खुद को ट्रेन करने वाली हूँ क्योंकि मुझे एक तोहफा मिला है, तो मैं इसे ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकती, मुझे इस ताकत को अपना बनाना ही होगा। फ्रे कहता है तुम्हारा जो मन करे वो करो, और हाँ साथ में इसे भी अपने साथ ट्रेन करना। अगर तुम अपनी वीकनेस फायर से ओवरकम करना चाहती हो तो मुझे नहीं लगता कि निक्स से बेहतर तुम्हें कोई अपोनेंट मिलेगा, और निक्स को भी तुम्हारे जितना ही क्रिस्टल एब्जॉर्ब करने का है, तो तुम दोनों ये साथ में करो, ये ज्यादा बेहतर होगा। स्नो कहती है फ्रे सही बोल रहा है, मैं अब निक्स के साथ ट्रेनिंग करने वाली हूँ। निक्स भी इसके लिए राजी हो जाती है। इधर नोरा काफी निराश थी, जिसपे इवान की नजर नोरा पर जाती है, जहाँ इवान कहता है कोई बात नहीं, आप रिटायर हो सकती हैं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए, आपका डिसाइपल सब कुछ संभाल लेगा, इसलिए अब आराम कीजिए। नोरा कहती है भले ही मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ हो, पर इससे भी मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ सकती हूँ। जो सुन के इवान काफी डर जाता है, बट तभी नोरा कहती है तुम्हारे इस सफर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं इवान, अपना ध्यान रखना। हम देखते हैं रात में ग्रेट 7 की तलाश में फ्रे, इजाबेल, सिया, द्रो और साथ में इवान निकल पड़े होते हैं। इजाबेल बताती है कि हम जल्द ही जेनिक्स में पहुंचने वाले हैं, वैसे तो वहाँ पर जाना काफी मुश्किल होगा क्योंकि वो एक हार्बर सिटी है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सभी लोग अपनी फेक आइडेंटिटीज को रेडी कर लो। इवान कहता है मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं है। सिया कहती है मेरे पास भी नहीं है। द्रो कहता है मुझसे तो उम्मीद ही मत रखना। फ्रे कहता है वेल मेरे पास एक फेक आइडेंटिटी थी तो, बट वो किसी और की थी। इजाबेल कहती है मैंने सोचा था कि ओनर इजाक सभी के लिए एक फेक आइडेंटिटी तैयार कर देंगे। फ्रे कहता है वेल जब वो मुझे पैसे दे रहे थे तो मैंने सोचा था कि वो हमारे ट्रेवल के लिए दे रहे हैं, और क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे थे नहीं तो मुझे बुरा लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने सब कुछ वापस कर दिया। इजाबेल कहती है क्या तुम सभी लोग अच्छे हो या बेवकूफ हो, या अच्छे बेवकूफ हो। सिट, अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम बिना फेक आइडेंटिटी के इंस्पेक्शन को क्रॉस कर पाएंगे। द्रो कहता है क्या हम बस सीधे अंदर नहीं जा सकते। फ्रे कहता है क्या हो अगर हम पकड़े गए। इवान कहता है हम बस गार्ड्स को थोड़ा बेहोश वेहोश कर देंगे। फ्रे कहता है वेल ये आइडिया काफी बेहतर है, तो चलो यही करते हैं। इजाबेल कहती है क्या सच में तुम सभी लोग इतने बेवकूफ हो। हम देखते हैं जेनिक्स हार्बर सिटी के एंट्रेंस का सीन, जहाँ गार्ड्स रेस्ट कर रहे होते हैं। वही इजाबेल कहती है क्या ये गार्ड्स अपनी शिफ्ट के वक्त भी पी रहे हैं। वो सभी लोग चुपचाप अंदर जाने लगते हैं, और अब इतनी मगजमारी के बाद वो बहुत ही आसानी से अंदर चले जाते हैं क्योंकि सभी गार्ड्स नशे में थे। जब वो सभी लोग जेनिक्स हार्बर सिटी में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि सिटी में कोई भी दिख नहीं रहा, ना ही कोई घूम रहा है ना कुछ, बस लोग एक जगह पर बैठे हुए, जिसकी वजह से वो काफी हैरान रह जाते हैं, जैसे यहाँ पर जिंदगी का कोई नामो निशान ना हो। वही द्रो बताता है कि इसके पीछे एक डेमीगॉड का हाथ है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ इन सब लोगों के अंदर मौजूद खालीपन, अकेलेपन, दुख, इन सभी भावनाओं को।
और इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इन्हें पता है कि इनका कोई भविष्य नहीं है। वो सभी लोग हार्बर पर आते हैं जहाँ वो एक नाव की तलाश कर रहे थे, बट वहाँ पर कोई भी नाव नहीं थी। इजाबेल कहती है जैसे पूरा हार्बर ही मर चुका है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। वहीं फ्रे को एक आदमी दिखता है। फ्रे पूछता है कि आखिरकार यहाँ पर कोई भी नाव नहीं है, हमें एक ऐसी नाव की तलाश है जो कि एल्सा पे जा रही हो। जिसपे वो आदमी बताता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक सी मॉन्स्टर आया और उसने इस पूरे एरिया को कंट्रोल कर लिया, जिसकी वजह से कोई भी नाव अब कहीं भी नहीं जा पा रही। फ्रे कहता है एक सी मॉन्स्टर, क्या वो कोई क्रैकन था? जिसपे वो बंदा कहता है नहीं, मुझे उसे क्या कहना चाहिए, क्या मुझे एक सी स्नेक कहना चाहिए उसे, या एक सी सरपेंट? नहीं, ये भी नहीं कहना चाहिए। वो इतना बड़ा था कि वो आसमान को छू सके और वो अपने मुंह से आग फेंकता था, जबकि उसके पास दो मुंह थे। और मैंने अपने इस सदियों के समुद्र वाले सफर में कभी भी ऐसे किसी सी सरपेंट के बारे में नहीं सुना। इजाबेल पूछती है क्या तुम बता सकते हो कि आखिरकार सी सरपेंट किस इलाके में देखा गया था? जिसपे वो बंदा बताता है। सीन शिफ्ट होता है और सभी लोग एक बार में बैठे हुए होते हैं, जहाँ फ्रे परेशान था क्योंकि वो यही समझ रहा था कि आखिरकार अभी तक वो सी सरपेंट उसी जगह पर क्यों दिख रहा है। सिया कहती है शायद वो हितों में इकार को प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं ध्रुव बताता है एक 2 सर वाला सरपेंट जिसका शरीर इतना बड़ा है कि वो आसमान को छू सके, शायद वो एक डेमिगॉड हो सकता है। तो आखिरकार एक डेमिगॉड हितों में इकार को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? फ्रे कहता है अभी मुद्दा काफी दिलचस्प होता जा रहा है, मुझे इस मुद्दे के तह तक जाना होगा। इजाबेल कहती है क्या तुम अब उस जगह पर जाने वाले हो जहाँ पर वो सी सरपेंट देखा जा रहा है? फ्रे कहता है ऑब्वियसली मैं वहाँ पर जाऊंगा, उसकी कुटाई करूंगा और उसे पूछूंगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और क्या वो सच में एक डेमिगॉड है। इजाबेल कहती है अगर तुम वहाँ पर जाते हो तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भाग जाएगा, क्योंकि अभी तक हर एक डेमिगॉड को यह खबर मिल चुकी होगी कि तुमने अग्नि को हरा दिया है। इसलिए वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें बोट से ही जाना होगा, जिसमें फ्रे अपने मानव को छुपा के रखे। फ्रे बताता है कि उसके पास इतने पैसे हैं कि वो एक नई बोट खरीद सकते हैं। इजाबेल कहती है तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? जिसपे फ्रे कहता है ऑब्वियसली ये मेरे एक दोस्त ने दिया था, ऐसे ही किसी मोमेंट के लिए, और सच बताऊं तो वो काफी अच्छा दोस्त है। फ्रे उस पोटली में से एक रूबी को बाहर निकालता है, जिसपे सिया कहती है 1 मिनट, ये रूबी तो कुछ वैसा ही लग रहा है जैसा मैंने अपने डंजन में छोड़ा था। फ्रे कहता है क्या तुम बस अपने मन में बातें बना रहे हो, ये सब मनगढ़ंत है। जिसपे सिया काफी भड़क जाती है और फ्रे से लड़ते हुए कहती है चोर गई के तुमने वहां से इसे भी चुरा लिया। और इन दोनों की लड़ाई देख के इजाबेल यही सोच रही थी क्या सच में ये लोग लाइट एज के वो सभी हीरोज हैं। थोड़े समय बाद वो सभी लोग एक बड़ी सी बोर्ड खरीदते हैं, जिसमें लगने वाले पैसों से जो बचा हुआ था वो फ्रे सिया को रिटर्न कर देता है। एंड देन फ्रे उसी आदमी से कहता है कि तुम हमारे नेविगेटर बन जाओ, तो क्या तुम हमें एल्सा तक लेकर चलोगे? वो आदमी कहता है एल्सा अगर हम एक बाहरी रास्ता अपनाएं तो शायद हम उस सी सरपेंट के कांटेक्ट में आने से बच जाए, तो बताओ आखिर तुम कितना पे करने वाले हो? फ्रे पूछता है तुम्हें कितना चाहिए? जिसपे वो बंदा कहता है 30 गोल्ड, जिसपे फ्रे कुछ नहीं बोलता। वो बंदा कहता है ठीक है फिर 20 गोल्ड, नहीं 15 गोल्ड भी काफी होगा। वहीं सिया रोई जा रही थी और कहती है मुझे यकीन नहीं होता कि एक रूबी जिसमें मैंने अपने माना को इम्यून करके रखा था उससे सिर्फ इतना ही पैसा बना। बट तभी फ्रे सिया के हाथ से वो सभी पैसे उठा के यानी कि सभी गोल्ड उठा के उस बंदे को दे देता है। और अब ये देखने के बाद तो सिया के गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहता। पर वही वो बंदा रोते हुए कहता है मैंने 3 दिन से मुर्गा नहीं खाया है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करेगा अभी? अब सिर्फ तुम लोगों की वजह से मैं और मेरी बेटी मरने से पहले एक बार और बिरयानी खा पाएंगे। अब तो मैं तुम लोगों को जरूर एल्सा लेकर जाएगा, भले ही मेरे को मरना पड़ जाए। गाइस मेरे को माफ करना बट मैं क्या ही करूं, इस बंदे ने सच्ची में यही बोला। वो बंदा कुछ क्रोमेट्स की तलाश में वहां से चला जाता है। वही ध्रुव कहता है सच बताऊं तो मुझे काफी दूर से डिवाइन पावर महसूस हो रही है, तो वहाँ पर एक डेमिगॉड तो जरूर है, पर यही नहीं मुझे वहाँ पर अपनी ही प्रजाति का भी कोई महसूस हो रहा है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ग्रेट सेवन को जो कि अचानक से अपनी नींद से उठती है। वहीं उसे सपना आया था जिसमें उसे एक अननोन आइडेंटिटी ने बताया था कि एक ऐसी जंग होने वाली है जिससे इंसान का अस्तित्व ही बदल जाएगा, वो आखिरी युद्ध जल्द ही होने वाला है। सेवन कहती है मुझे समझ नहीं आता आखिरकार सपने इतने अजीब क्यों होते हैं, वो लोग हमें सीधा सीधा भी तो बता सकते हैं ना। जोश जल्द ही मेहमान आने वाले हैं, तैयारी करना शुरू कर दो। 3 दिन बाद जहाज से सभी लोग जा रहे होते हैं। फ्रे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि इस समुद्र में एक ड्रैगन भी है? जिसपे ध्रुव कहता है शायद। वैसे तो तुम काफी समय से अपने माना को रिलीज करते जा रहे हो, तो आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फ्रे कहता है अच्छा ये तो एक चारा है, अगर वो सी सरपेंट सच में एक डेमिगॉड है तो वो इस चारे में जरूर फंसेगा। थोड़े समय बाद अचानक से समुद्र में उथल पुथल हो जाती है, जिसकी वजह से सब लोग घबरा जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद वो आ चुका है। इसकी वजह से इजाबेल, सिया और इवान भी बाहर आते हैं और कहते हैं क्या कुछ आया क्या, मेरे को देखने का है। और तभी अचानक उनकी बोट के आगे से एक बड़ा सा सी सरपेंट निकलता है जो साइज में काफी बड़ा था। फ्रे सोचता है डेमिगॉड, मैं सच बताऊं तो इसके अंदर से मुझे डिवाइन पावर महसूस हो रही है, पर साथ में ही कुछ और भी। वही वो सी सरपेंट कहता है आखिरकार बिना मेरी अनुमति के तुम सबकी हिम्मत कैसे हुई इस समुद्र में आने की? 1 मिनट, क्या तुम सभी लोग डर गए? वेल अगर तुम डर गए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हाँ शुक्र मनाओ क्योंकि तुम्हें दर्द का एहसास भी नहीं होगा। पर अगर तुम्हारा ये शरीर मेरे दांतों में फंस गया फिर तो तुम्हें यहीं पर नर्क का एहसास होगा। फ्रे कहता है यो स्नेक, मुझे लगा था कि तुम्हारे 2 सर हैं। वो स्नेक काफी भड़का हुआ था इसलिए वो उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, बट तभी इवान उसे एक जोरदार पंच रखता है जिसकी वजह से उसकी जीभ कट जाती है और वो अपने ही मुंह को जला लेता है। इवान कहता है मेरा एक सवाल है, तुम रह रहे हो इस वक्त समुद्र पे और इस्तेमाल कर रहे हो फायर अटैक, कैसे? ये सुन के वो स्नेक काफी भड़क जाता है, बट तभी अचानक उसका दूसरा हेड भी बाहर आता है जो देख के सिया के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है क्या ये यसोला है? इजाबेल पूछती है यसोला कौन है? जिसपे सिया बताती है लूकास के मास्टर। फ्रे सोचता है इस वक्त यसोला अपने होश में नहीं है, तो आखिर हुआ क्या? वही वो ब्लू कलर का हेड बोलता है तुम लोग मुझसे काफी डर गए होगे, फिक्र मत करो, अभी भी मैं तुम्हें बिना बेदर्द के ही मारूंगा। पर तभी फ्रे कहता है हे स्नेक, आखिरकार तुमने किया क्या? फ्रे सबसे कहता है कोई भी अभी से
कुछ नहीं करेगा, ये अब सिर्फ मेरा शिकार है। सिया कहती इसे मारना मत क्योंकि हमें काफी जानकारियां निकालनी है। फ्रे कहता है बताओ मुझे उस सर को क्या हुआ है। वो सरपेंट काफी भड़क जाता है और फ्रे पर हमला करता है, बट फ्रे उसे अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए चाटा रखता है। वो सरपेंट अगेन अटैक करता है, फ्रे अगेन चाटा मारता है। वो सरपेंट अटैक करता जाता है, फ्रे उसे चाटा मारता जाता है और ऐसे करते करते शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सरपेंट रोने लगता है। इवान कहता है क्या सच में एक डेमी गॉड है? फ्रे कहता है वेल मुझे लगता तो नहीं। वही वो सरपेंट कहता है डेमी गॉड? नहीं मैं डेमी गॉड नहीं हूँ। इवान पूछता है तो कौन हो तुम? जिस पर वो सरपेंट बताता है मैं हूँ नेपच्यूनस। इवान कहता है लगता है इसे ऐसे समझ नहीं आने वाला, बेवकूफ है कि मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। जिस पे नेपच्यूनस कहता है ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, तुम्हारी बातें सुन के मुझे डर लग रहा है। वही इवान कहता है अब इसका क्या करना है। एंड देन दूसरी तरफ नेपच्यूनस बताना शुरू करता है कि वो एक साधारण सा सी सरपेंट था बट बहुत ही ताकतवर। पर एक दिन एक डेमीगॉड उसे ढूंढते हुए आई। उसके बाल सफेद थे और देखने में वो इंसान की तरह लग रही थी, पर वो एक डेमीगॉड थी। उसने बस अचानक से मुझ पर हमला कर दिया और जब मेरी नींद खुली तो मैं बंधा हुआ था। उस वक्त तक मेरी अतड़ियां भी बाहर निकल चुकी थी, जिसके बाद मैंने पहली बार किसी के सामने भीख मांगते हुए कहा कि मुझे मार डालो, पर उसने ऐसा नहीं किया और इस दूसरे शरीर को मेरे साथ जोड़ दिया और बस तभी से ये सर मेरे साथ है। फिर समझ जाता है कि ये डेमीगॉड कोई और नहीं बल्कि लेरिन रही होगी। नेपच्यूनस बताता है उस डेमीगॉड ने मुझे सिर्फ एक ही ऑर्डर दिया था, जो कोई भी बोट हितों में इकार की तरफ जा रही हो उसे डुबा दो। वहीं फ्रे की मास्टर कुछ कहने की कोशिश करते हैं, जिसपे फ्रे कहता है मैं बाद में आता हूँ, तुम सभी लोग एल्सा की तरफ बढ़ते रहो। जिसके बाद वो सभी लोग एल्सा की तरफ निकल पड़ते हैं और फ्रे नेपच्यूनस के ऊपर चढ़ जाता है और कहता है हमें जमीन की तरफ ले चलो। नेपच्यूनस कहता है ठीक है बस मुझे मारना मत। जब वो सभी लोग जमीन पर पहुंचते हैं तो फ्रे उस सरपेंट की बॉडी को चेक करना शुरू करता है, जिसपे उस सरपेंट कहता है तुमने कहा था तुम मुझे मारोगे नहीं। थोड़े समय बाद ही फ्रे को रियलाइज होता है कि इस सरपेंट के शरीर पर कई सारे कट्स लगे हैं और कई सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इसके शरीर से अटैच किए गए हैं। फ्रे नेपच्यूनस को एक थप्पड़ रखता है, जिसकी वजह से नेपच्यूनस वहीं बेहोश पड़ जाता है। जिसके बाद फ्रे समझ जाता है कि इन दोनों की कॉन्शियसनेस अलग है, क्योंकि अभी तक दूसरा हेड बेहोश नहीं था। फ्रे उस सरपेंट की बॉडी को टच करता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसके मास्टर का हार्ट अभी भी काम कर रहा है और वो जीवित है। जो डिवाइन पावर लेरी ने इंजेक्ट किया था वो उसके मास्टर के कॉन्शियसनेस को सप्रेस कर रहा है। इसी वजह से फ्रे उस डिवाइन पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है और अपने माना को उसमें इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद यसोला को होश आता है और वो कहता है मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। फ्रे पहले तो अपने मास्टर को ग्रीट करता है, जिसपे यसोला कहता है तुम कौन? फ्रे कहता है मैं लूकस, मेरे मास्टर। यसोला कहता है लगता है काफी कुछ हो गया, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अभी तक क्या क्या हुआ है? जब फ्रे यसोला को सब कुछ बताता है तो यसोला कहता है लगता है काफी ऐसी चीज हुई है जिन पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, तुम्हें सब कुछ सहना पड़ा, वो भी अपने इस बेवकूफ मास्टर की वजह से। दुर्भाग्यवश मैं तुम्हें बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा समय बचा है, पर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो अस्तित्व जिसे तुम मुझे बता रहे हो कि वो ड्रैगन लॉर्ड हो सकता है, अगर वो सच में ड्रैगन लॉर्ड है तो तुम्हें उस ड्रैगन लॉर्ड पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फ्रे ये सुन के पूछता है ऐसा क्यों? यसोला कहता है लॉर्ड ऑफ डेमीगॉड्स, लॉर्ड ऑफ ड्रैगन्स, ये दोनों बिल्कुल भाइयों की तरह हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि दूसरी तरफ बाकी सभी लोग एल्सा आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें काफी धुंध दिखती है, पर थोड़े समय बाद ही रास्ता क्लियर हो जाता है क्योंकि सेमन उन्हें परमिशन दे देती है। वो सीढ़ियों से आगे बढ़ते हैं, जिसके थोड़े समय बाद उन्हें सेमन और उनका बॉडी गार्ड दिख जाता है। सेमन के साथ मौजूद बंदे को देख के इवान काफी हैरान होता है, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पर भी कोई ऐसा वॉरियर होगा। वहीं सेमन की नजर पड़ती है द्रो पर, जिसपे वो कहती है तो मतलब मेरी भविष्यवाणियों में आने वाले वो व्यक्ति तुम ही हो जो कि दुनिया के अंत से जुड़ा हुआ है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्रे के मास्टर को, जहाँ वो अब तक सब कुछ जान चुके होते हैं। वही वो मास्टर कहते हैं जब हमारी लड़ाई डेमीगॉड से खिलाफ हो रही थी तब जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। मैंने सोचा था कि ड्रैगन्स हमारे साथ हैं, बट शायद ऐसा नहीं था। वैसे तुमने उसका नाम क्या बताया था? द्रो। मुझे नहीं पता कि आखिरकार आयरिस ने उसे क्यों बनाया या फिर कैसे बनाया, बट हाँ मैं इतना जरूर श्योर हूँ कि लॉर्ड उसे पाना चाहेगा। वैसे तुम काफी ताकतवर बन चुके हो लूकस, किसने सोचा था कि तुम इतने ताकतवर हो जाओगे? अब तुम कोई साधारण ह्यूमन नहीं रहे। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। मुझे तो बस फिक्र इस बात की है कि कहीं तुम सेकंड लॉर्ड ना बनो, क्योंकि अब तुम्हारे पास भी वही शक्ति है जिसके खिलाफ तुम लड़ रहे थे। फ्रे कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा मास्टर। वही वो मास्टर कहता है शायद समय आ चुका है। शुक्रिया लूकस, तुम्हारी वजह से दूसरी बार मेरी मौत उतनी बुरी नहीं थी। वही लूकस कहता है मतलब फ्रे कहता है मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको शांति जरूर मिलेगी मास्टर। वही वो मास्टर कहता है मैं रेन बन जाऊंगा, मैं विंड बन जाऊंगा, माउंटेन्स, मैं इवन सी तक बन जाऊंगा। तुम खुद को अकेला मत महसूस करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लूकस ट्रूमैन। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं जिंटा को, जिसे पता चल चुका था कि अभी तक वो फोक हट चुका है, इसका मतलब ग्रेट समन ने उन्हें परमिशन दे दी है। जिंटा पूछता है कि आखिरकार इस बार कौन आ रहा है, जिस पर उसके सामने वाला बंदा बताता है कि शायद वही पिछले लोग, लोसिड सोर्ड का मास्टर, जेके डर्कसिस, सर्कल राउंडर, हार्थ लोमेट, सेवन नाइट्स और एक मैजिशियन के साथ हितों में इकार की समन। तो अब बताइए सर जिंटा हमें क्या करना चाहिए? जिसमें जिंटा कहता है अगर वो लोग बैकअप मंगा रहे हैं तो जरूर वो सभी सर्कल्स वाले होंगे, तो हमें बस उन्हें तभी खत्म करना होगा जब उनका ग्रुप ना बना हो, क्योंकि वो एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी होगी। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं द्रो और सेमन को, जहाँ सेमन कहती है क्या तुम यहाँ पर बैठ सकते हो? जिसके बाद सेमन बताती है कि आज सुबह ही मुझे एक सपना आया था, वो गॉड का एक संकेत था। वो सपना कुछ क्लियर तो नहीं था, बट उससे मुझे इतना जरूर पता है कि तुम इस दुनिया के अंत से जुड़े हुए हो। उस सपने में मुझे ये पता चला कि आखिरी युद्ध जल्द ही होने वाला है, जिसमें तुम्हारी एक अहम भूमिका है, पर वो सपना कई टुकड़ों में था जिसकी वजह से मैं समझ नहीं पा रही। और तभी द्रो को कुछ याद आता है, जहाँ पर पता नहीं क्यों आयरिस उसे शांत करा रही थी। सेमन कहती है शायद तुम कुछ जानते हो, पर मैं तुमसे पूछने नहीं वाली क्योंकि मेरा काम हो चुका है। मैंने सुना कि तुम हितों में इकरार जा रहे हो, तो मैं नोटिस के थ्रू वहाँ पर तुम्हें पहुंचा सकती हूँ। बट तभी अचानक से सेमन बेहोश पड़ जाती है क्योंकि उसके बैरियर को किसी ने बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट द्रो सेमन को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ बाहर हम देखते हैं कि नेपच्यूनस पर सवार होकर फ्री ब्लेक एल्सा पहुंच चुका है और उसी ने इस बैरियर को तोड़ा। सेमन कहती है वो तो एक सी सर्पेंट है जिसके बारे में मैंने कई बार अफवाहें सुनी कि वो यहीं कहीं आसपास देखा जाता है, पर आखिरकार एक
एक सी सर्पेंट मेरे उस बैरियर को कैसे तोड़ सकता है, ये तो नामुमकिन है। जिस पे ध्रो कहता है उस सर्पेंट के ऊपर देखो। जब समन ऊपर देखती है तो उसे दिखता है कि वहाँ पर फ्रे ब्लेक मौजूद है। फ्रे उस सर्पेंट से नीचे उतरता है और आगे बढ़ पड़ता है, जिसके बाद कुछ लोग फ्रे को रोकने की कोशिश करते हैं, बट तभी वहाँ पर इवान और बाकी सभी पहुंच जाते हैं। सेमेन अचानक से आगे आती है और कहती है क्या आप ही लॉर्ड डोनिस हैं? इवान कहता है क्या डोनिस, ये क्या होता है? वही इजाबेल कहती है हितोमे इकार में डोनिस का मतलब गॉड ऑफ क्रिएशन होता है। इवान कहता है इसका मतलब फ्रे गॉड ऑफ क्रिएशन था? इजाबेल कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी बकवास बातें हैं, तो शांत रहो। फ्रे कहता है नहीं, आप गलत समझ रही हैं, मैं वो नहीं हूँ। सेमेन कहती है मुझे माफ करना, पर सेमेन अंदर अंदर जानती थी कि शायद ये वही है। तभी वहाँ पर सिया पहुंचती है और कहती है तो मास्टर अब कैसे हैं? जिसपे फ्रे कहता है मास्टर बिल्कुल पहले ही जैसे हैं। अच्छा एक मिनट, तो इस वक्त मेरे सामने जो है वो है ग्रेट सेमेन। मैं तुम्हारी मदद से हितोमे इकार में एंटर करने के बारे में सोच रहा था। जिसपे सेमेन कहती है मैं हितोमे इकार को नोटिफाई कर दूंगी, मैं सब कुछ तैयारी कर लूंगी ताकि तुम कल सुबह ही निकल सको। पर हाँ फ्री, तुम्हें यहीं पर रहना होगा, तुम्हें और मुझे साथ में कहीं जाना है। 3 दिन बाद हितोमे इकार पोर्ट लुताहा का सीन। फ्री को छोड़ के बाकी सभी लोग जो हितोमे इकार के लिए निकले थे वो पहुंच चुके होते हैं, जहाँ आगे जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है लुताहा के समुराय वाजरा से, जो कि उनका स्वागत करता है। वाजरा उन सभी का खुद से इंट्रोडक्शन कराता है और अपना भी इंट्रो देता है और बताता है कि उसे ग्रेट सेमेन द्वारा बताया गया था कि मेहमान आने वाले हैं, तो इसीलिए वही उनका गाइड है। जब वो सभी लोग आगे जा रहे होते हैं तो वाजरा बताता है क्योंकि ये एक क्लोज्ड आइलैंड है तो इसलिए यहाँ पर हम सभी पैर पर ही चलते हैं, हमारे पास कोई और संसाधन नहीं है। वाजरा कहता है हमें पहले किंग से मिलना होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम से पहले ही हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे। इधर इवान सोच रहा था कि इसने खुद को समुराय बताया, उसे तभी याद आता है जोस के बारे में जो कि एल्सा में था, तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर भी काफी हाई क्वालिटी के वॉरियर्स हैं। वो सभी लोग एक जंगल से जाने लगते हैं जिसका नाम है डार्कनेस ऑफ द फॉरेस्ट। वाजरा बताता है कि इस जंगल की वजह से ही कई बार ऐसा होता है कि लोग इसमें आते हैं और फिर इससे बाहर नहीं निकल पाते, जिसकी वजह से वो हितोमे इकार में एंटर नहीं कर पाते। ये जंगल भी उन्हीं कार्डों में से एक है जिसकी वजह से हितोमे इकार एक क्लोज्ड नेशन है। वहीं अचानक से इवान को नींद आने लगती है जबकि वो काफी सो चुका था। इजाबेल भी काफी थकी थकी महसूस कर रही थी, बट सिया को कुछ भी फील नहीं हो रहा था। वो कहती है आखिर तुम अपने ये जोक्स बंद क्यों नहीं करती? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि हम कैसल में शाम होने से पहले पहुंच जाएंगे? इजाबेल कहती है तुम क्या कह रही हो नितिसिया, सूरज तो अभी भी बाहर ही है। जिसपे सिया कहती है इस जंगल में आए हुए हमें 2 दिन हो चुके हैं, और ये सुन के तो सबके होश उड़ जाते हैं। वहीं वाजरा कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहती हो, अगर तुम थकी हुई हो तो तुम आराम कर सकती हो। बट तभी अचानक सिया वाजरा पर अटैक कर देती है। सिया के इस अटैक से वाजरा बच जाता है और कहता है मैंने जितना सोचा था उससे पहले ही तुमने पता कर लिया, तो बताओ आखिर तुमने पता कैसे पाया? सिया कहती है कम ऑन, मेरे लिए इल्यूजन्स का कोई भी मतलब नहीं है, मेरे अंदर एक बहुत ही सटीक क्लॉक इंस्टॉल्ड है। तभी वाजरा वहाँ से गायब हो जाता और कहता है मैं तुम सभी को इस फॉरेस्ट की गहराइयों तक तो नहीं ला पाया, पर इतना भी काफी होगा। सिया कहती है सभी लोग चौकन्ने रहना, महसूस तो नहीं कर पा रही पर वो यही कहीं आसपास है, वो इन इल्यूजन्स में छिप रहा है। वाजरा इवान पर हमला करता है बट तभी ध्रो कहता है रुक जाओ। ध्रो ने इस्तेमाल किया था ड्रैगन टंग, जिसकी वजह से वाजरा का शरीर वहीं पर रुक जाता है और इस मौके का फायदा उठाता है इवान और उसे एक जोरदार पंच रखता है। सिया उसे पकड़ते हुए कहती है फिक्र मत करो, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमारे पास ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब तुम दोगे। बट इससे पहले कि सिया को समझ पाते कि अचानक एक पॉइजनस नीडल उनकी तरफ बढ़ता है जो कि सीधे वाजरा को हिट करता है और वाजरा वहीं मारा जाता है। इवान जब जाके उस पॉइजन को निकालता है तो सिया बताती है कि ये एक डेडली पॉइजन है जो कि सिर्फ अनंता इस्तेमाल करता था, जिसके बाद उन्हें समझ में आ जाता है कि ये जिंटा का काम है। उन्हें काफी अजीब भी लग रहा था क्योंकि जिंटा ने अपने ही जैसे लोगों को मार दिया, अपने साथी को। इवान कहता है क्या हम इस मैजिक बैरियर को तोड़ नहीं सकते? जिसपे सिया कहती है इस फॉरेस्ट के चारों तरफ जो मैजिक लगा है वो एक सेमेनिक मैजिक है और क्योंकि ये मेरे लिए नया है तो मुझे थोड़ा समय लगेगा। इवान पूछता है ध्रो क्या तुम कुछ नहीं कर सकते अपने ड्रैगन टंग से? ध्रो कहता है सेमेनिक मैजिक इस वक्त पूरे फॉरेस्ट से बना हुआ है, अगर मैंने ड्रैगन टंग का इस्तेमाल किया तो पूरा फॉरेस्ट ही तबाह हो जाएगा। वो सब सोच ही रहे थे कि आखिर उन्हें अब क्या करना है, बट तभी अचानक उन्हें कुछ लोगों की आवाज आती है जिसपे इवान कहता है चलो इन्हें पकड़ते हैं और इनसे पूछते हैं। और तभी वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। सिया कहती है क्या तुम इन्हें जानते हो? इवान कहता है वो लेफ्ट साइड में जो बंदा है उसे मैं जानता हूँ, वो लूसीड सोर्ड का राउंडर है जिसका नाम हार्थ लोमिंड है। वहीं पर जैकेट भी मौजूद होता है जो कहता है आखिर तुम सब कौन हो? जिसपे इवान कहता है फिक्र मत करो, हम फ्री के साथी हैं, और क्या आप लूसीड सोर्ड सर्कल के मास्टर है? जिसपे वो बंदा कहता है हाँ मेरा नाम है जैकेट डर्सिस, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ऐसी जगह पर फंसा हुआ हूँ, ये पूरा नेशन बहुत खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं फ्री ब्लेक को और साथ में ही सेमेन को जो कि इस वक्त एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें एक टेंपल टाइप की जगह भी दिखती है। फ्री समझ जाता है कि ये वही जगह जिसका नाम श्राइन है जिसके बारे में ग्रेट सेमेन बात कर रही थी। वहीं सेमेन कहती है ये एक पवित्र जगह है जिसके अंदर जाने के लिए तुम्हें ग्रेट सेमेन की स्पेशल परमिशन लगती है। फ्री कहता है तो क्या सच में मेरे जैसा एक आउटसाइडर इसके अंदर बस ऐसे ही जा सकता है? सेमेन कहती है प्लीज एंटर करो, अगर लॉर्ड डोनिस चाहेंगे और वो तुमसे मिलकर तुमसे बात करना चाहेंगे तो वो जरूर तुम्हें अंदर जाने देंगे। फ्री जब गेट ओपन करके अंदर जाता है तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे, बट उसे अपने सामने एक स्टैचू दिखता है जिसका कोई चेहरा नहीं था। फ्री कहता है क्या ये डोनिस है? ये तो बिल्कुल लॉर्ड की तरह। और तभी हम अचानक देखते हैं फ्री के माइंड में लूकस ट्रूमैन को जो कि इस वक्त एक स्पेस में मौजूद था। उससे आवाज आती है स्वागत है लूकस ट्रूमैन, मैं हूँ डोनिस, इस वर्ल्ड का गॉड ऑफ क्रिएशन। लूकस सोचता है नहीं ये भले ही एक जैसे दिख रहे हैं पर ये एक नहीं है, ये लॉर्ड नहीं है। डोनिस कहता है लगता है तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। जिसपे लूकस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैं एक नास्तिक हूँ। बट अचानक डोनिस लूकस के पास आता और कहता है गॉड्स उस दुनिया में कभी भी इंटरफेयर नहीं करते जिसे उन्होंने खुद बनाया हो, वो सिर्फ उसे मेंटेन करते हैं। लूकस कहता है भले ही इसकी वजह से वो दुनिया तबाह हो जाए। डोनिस कहता है दुनिया कभी भी तबाह नहीं होती, वो उसका कोई भी अंत नहीं है, वो अंत सिर्फ मॉर्टल्स के लिए है। जैसे तुम मेरे क्रिएशन हो वैसे ही डेमिगॉड्स भी मेरे ही क्रिएशन है। लूकस कहता है दिन तुम्हें बस देखते रहना चाहिए था, तुमने मुझे क्यों बुलाया? डोनिस कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने इंसानी रियल्म को पास कर लिया
लिया है। तुम उससे काफी आगे आ चुके हो, इसीलिए मैं देखना चाहता था एक मॉर्टल को सिर्फ कुछ समय के लिए। लोकस सोचता है सच बताओ तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इसे एक पंच मारूं। वही डोनिस कहता है क्या तुम उत्सुक नहीं हो ये जानने के लिए कि डेमिगॉड लॉर्ड की असली आइडेंटिटी क्या है? मैंने पूरी 3 दुनियाएं बनाई, मॉर्टल वर्ल्ड जिसमें तुम रहते हो, डेमन वर्ल्ड जिसमें कि डेमंस रहते हैं, और आखिरी में डिवाइन वर्ल्ड जो कि एंजल्स का है। लोकस कहता है क्या ये वही जगह है जहाँ पर अच्छी सोल्स मरने के बाद जाती हैं? डोनिस कहता है नहीं, वो तो हेवन है, और वो भी कोई भौतिक जगह नहीं है, वो तो बस मॉर्टल्स ने अपनी उम्मीद बरकरार रखने के लिए बनाया है। पर अगर वो डिवाइन वर्ल्ड प्लान के अकॉर्डिंग रहता तो शायद वो हेवन ही होता। डेमन वर्ल्ड की तरह ही डिवाइन वर्ल्ड में भी 6 आर्कडुक्स हैं। भले ही डिवाइन वर्ल्ड में 6 आर्कडुक्स थे, बट फिर भी डिवाइन वर्ल्ड अपने अंत की तरफ बढ़ चुका, और फिर डिवाइन वर्ल्ड के अंदर मौजूद सोल्स वोर्टेक्स ऑफ विल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए गए। समय बीतता गया और बहुत समय के बाद वो सभी सोल्स वोर्टेक्स ऑफ विल से बाहर आए, या तो फिर कहे कि आजाद हुए, और फिर उनकी नजर पड़ी मॉर्टल वर्ल्ड पर। उन्होंने डिवाइन वर्ल्ड को त्याग दिया, या तो फिर कहे कि सब कुछ भूल गए, और वही सोल्स अब डेमिगॉड्स हैं। प्लान के अकॉर्डिंग लॉर्ड को डिवाइन वर्ल्ड का लीडर होना चाहिए था। मैंने उसे सबसे ज्यादा बढ़कर चाहा और उसे एक स्पेशल नेम भी दिया। वो व्यक्ति जो कि गॉड के करीब हो, वो एंटिटी जिसे गॉड भी प्रायोरिटाइज करता हो, जिसका नाम मैंने दिया आर्केंजल मिकेल। यही है लॉर्ड की असली आइडेंटिटी। ये कहानी है 10,000 नहीं उससे भी ज्यादा पुरानी, उससे भी बहुत ज्यादा पुरानी। बहुत बहुत समय पहले लॉर्ड अपने ईगो में चकनाचूर हो गया और उसने मॉर्टल वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वालों से युद्ध छोड़ दिया। मेरा मतलब ड्रैगन लॉर्ड से है। लोकस कहता है ये सब जानकारियों पर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा, आखिर मैं कैसे इन सभी जानकारियों को फॉलो कर सकता हूँ? डोनिस कहता है फिक्र करने की कोई बात नहीं, इसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम जानते हो, क्योंकि एक जंग हुई डेमिगॉड्स और ड्रैगन्स के बीच में जिसमें डेमिगॉड्स जीते, पर इसमें जो हारे वो कोई और नहीं बल्कि मॉर्टल वर्ल्ड के आर्बिटर थे। लोकस पूछता है आर्बिटर क्या होता है, जिसपे डोनिस बताता है आर्बिटर्स वो होते हैं जिनका भाग्य उनकी दुनिया से जुड़ा होता है। ड्रैगन लॉर्ड हार गया, बट उसका भाग्य अभी भी मॉर्टल वर्ल्ड के साथ जुड़ा है। लॉर्ड इस वक्त उसी कड़ी को तोड़ना चाहता है और खुद आर्बिटर बनना चाहता है इस मॉर्टल वर्ल्ड का। लोकस कहता है मुझे अभी भी ये सही से समझ नहीं आ रहा, पर सुनकर लग रहा है ये काफी दर्दनाक होगा। तो आखिरकार लॉर्ड इतना ऑब्सेस्ड क्यों है इससे? डोनिस कहता है उसके पास शायद एक अलग कारण हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मुझसे बदला लेना, उससे बदला लेना जिसने उसे बनाया और फिर उसे धिक्कार दिया। डोनिस की यह बात लोकस को काफी फनी लगती है, इसलिए वो हंसते हुए कहता है तो तुम्हारा मतलब ये है कि वो ये दुनिया जीतना चाहता है ताकि वो तुमसे बदला ले सके? डोनिस कहता है क्या तुम्हें मिस्ट्रीज पसंद है? इस वक्त अभी एक व्यक्ति है जो कि सब कुछ जानता है और उसके बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। लोकस कहता है कौन है वो? डोनिस कहता है मैं तुम्हें एक और हिंट देता हूँ, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एरोगेंट व्यक्ति। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं डेमन वर्ल्ड में बेल्जेबब के कैसल को, जहाँ डेमन बेल्जेबब को बताता है कि जेज़बेल और नोक्टिस अब नहीं रहे। बेल्जेबब कहता है ये बैटल डेमन वर्ल्ड में हो रही थी और फिर भी 2 डेमंस हार गए जबकि सामने कोई भी डैमेज नहीं हुआ। ये तो काफी अजीब बात है। वो डेमन बताता है जब वो सभी लोग आ रहे थे तो उन्हें पहले असुरा के आयन हिल पर अटैक करना चाहिए था, पर उसकी बजाय उन्होंने लिलिथ के नाइटमेयर हिल पर अटैक किया, क्योंकि उसे कॉन्कर करना काफी इजी है। और ये कुछ ऐसा है जो कि बिना किसी ऐसे व्यक्ति के मुमकिन नहीं है जो अंदर के बारे में जानता हो, कोई ना कोई जरूर उनसे मिला हुआ है। बेल्जेबब कहता है लॉर्ड इस वक्त कहाँ पर है, क्या हमें ये नहीं पता? जिस पे वो डेमन बताता है जी हमें नहीं पता। बेल्जेबब थोड़े समय के लिए सोच में पड़ जाता है और कहता है हमारे बीच जो गद्दार है वो जरूर हाई रैंकिंग डेमन है, हेलफायर। उन सभी डेमन्स को इन्वेस्टिगेट करो जो कि दशकों से हमारे पास नहीं दिखे। और तभी वहाँ पर लूसीफर आता है जो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसा है जिस पर मुझे शक है। हेलफायर लूसीफर को ग्रीट करता है। वही लूसीफर कहता है क्या अब तुम बेहतर हो हेलफायर? बेल्जेबब कहता है बताओ कौन है वो? जिस पे लूसीफर कहता है मेरे ही साथियों में से एक जो कि अब काफी समय से मिसिंग है, जिसका नाम है कालतूत। बेल्जेबब कहता है अच्छा तो वो रेड डेविल। लूसीफर कहता है वो लगभग कुछ दशकों पहले ही गायब हो गया और टाइमलाइन के हिसाब से यही सही होना चाहिए। मैंने सोचा था कि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाएगा, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि वो एक डेमिगॉड के अंडर सर्व करेगा। बेल्जेबब सोचता है इस कमीने को देखो, इसकी बातें सुनने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे इसे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है। वही लूसीफर कहता है बेल्जेबब क्या तुम्हें शैतान के बारे में पता है? बेल्जेबब कहता है इस सिंहासन पर बैठकर तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो लूसीफर। अच्छा क्या कहा तुमने? शैतान? तुम्हारा मतलब डेमन किंग शैतान? मुझे ऐसी पुरानी अफवाहों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लूसीफर कहता है ऐसी बात है तो तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब अब मुझे कालतूत के ट्रेसेस को ढूंढना होगा। लूसीफर वहां से जाने लगता है, बट बेल्जेबब उसे रोक लेता और कहता है आखिर तुमने बोलना क्यों बंद कर दिया? वही लूसीफर कहता है एक्सीडेंट जरूर होके रहते हैं, ये वो घटनाएं हैं जिन्हें हम टाल नहीं सकते। जिसके बाद लूसीफर वहां से चला जाता है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं लूकस और डोनिस को, जहाँ डोनिस अपनी मेमोरीज के थ्रू लूकस को ये सब दिखा रहा था। वही लूकस कहता है क्या इसका मतलब डेमन वर्ल्ड के कंट्रोलर को लूसीफर ने एब्जॉर्ब कर लिया है? डोनिस कहता है मैंने तुम्हें बताया ना कि ये बस एक मिस्ट्री है, मैंने तुम्हें हर एक पजल के पीसेस दे दिए, अब ये तुम पर है कि तुम उसे कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। इसके साथ ही डोनिस लूकस को उसे फ्रे के शरीर में वापस भेज देता है। वही लूकस कहता है रुको हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई, पर तब तक देर हो चुकी थी। फ्रे बाहर आता है जहाँ सेमन पूछती है आखिर हुआ क्या, जिसपे फ्रे कहता है इसका क्या मतलब है? जिसपे सेमन बताती है जैसे ही तुम अंदर गए वैसे ही तुम बाहर आ गए। जिसपे फ्रे सोचता है शायद यहाँ पर भी टाइम का कॉन्सेप्ट काफी अलग है, बिल्कुल मेरे माइंड की तरह। वही सेमन कहती है लगता है मिस्टर डोनिस ने अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं किया। फ्रे कहता है क्या अब मैं हितों में एक में जा सकता हूँ? सेमन पूछती है क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम वहाँ पर क्यों जाना चाहते हो? जिसपे फ्रे कहता है उस कंट्री में एक अपोस्टल है और उसका नाम है जिंडा, उसे अक्सर डार्क किंग के नाम से जाना जाता है, तो क्या तुम उसे जानती हो? सेमन कहती है एक एक्साइल्ड रॉयल, वो एक काफी टैलेंटेड बच्चा था, उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए सब कुछ किया, भले ही उसे अपना शरीर काटना पड़े या दूसरों का, अपना खून शरीर से निकालना पड़े या दूसरों का, और अगर इस मामले में जिंडा इन्वॉल्व है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हें कैसल तक पहुंचाऊंगी। देन सेमन वहाँ पर एक सेमेनिक मैजिक के थ्रू एक पोर्टल क्रिएट करती है और फ्रे को बताती है कि फिलहाल का जो किंग है यानी कि किंग मोलगिड वो काफी स्ट्रिक्ट पर्सन है, अगर तुम रूडली व्यवहार करोगे जैसा तुमने मेरे साथ किया तो वो तुम्हारा सर भी
भी कलम करवा सकते हैं। फ्रे कहता है ऑब्वियसली मैं काफी पोलाइट रहूंगा। एंड देन वो दोनों टेलीपोर्ट होकर कैसल तक पहुंच जाते हैं। सेवन कहती है तुम यहाँ पर थोड़ा वेट करो, मैं परमिशन लेकर आती हूँ। सेवन थोड़ा आगे जाती है, पर तभी फ्रे वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाता है एंड सीधे किंग के सामने पहुंचता है। अचानक फ्रे को वहाँ पर आते हुए देखकर सोल्जर्स और बाकी सब काफी भड़क जाते हैं और उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट फ्रे सिर्फ अपने फिंगर से ही उन सबको वहीं पर धराशायी कर देता है। किंग कहता है क्या क्या तुम कोई डेमिगॉड हो? फ्रे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी खत्म करने के लिए आया हूँ मोलकिट। मोलकिट पूछता है ऐसा क्यों? जिसपे फ्रे कहता है तुम्हें ये पता होना चाहिए, सबसे अच्छे ढंग से तुम्हें ही ये पता होना चाहिए। और तभी मोलकिट वहाँ पर घुटनों के बल बैठ जाता है और अपनी जान की भीख मांगने लगता है। फ्रे सोचता है ये भी कोई किंग है, अपने साथियों के सामने ही गिड़गिड़ा रहा है। फ्रे उन सबको मौत के घाट उतारने वाला होता है, बट तभी मोलकिट कहता है अगर मैं मरा तो ये कंट्री भी खत्म हो जाएगी, जिसपे फ्रे रुक जाता है। वही मोलकिट कहता है इस वक्त ये कंट्री अपने खात्मे की कगार पर है और वो इसलिए क्योंकि हर कोई लड़ रहा है ताकत के लिए। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, पर अगर मैं मरा तो मेरा भाई जिंटा इस थ्रोन को क्लेम करेगा। उसकी दिलचस्पी लोगों को बचाने में बिल्कुल नहीं है, वो लोगों को नर्क से भी बदतर जिंदगी दे देगा। फ्रे कहता है क्या तुम भी वैसे ही नहीं हो? जिसपे मोलकिट कहता है मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं झुकता अगर सवाल मेरी जिंदगी का होता। तभी हम देखते हैं कुछ दूरी से ही मोलकिट पर एक नीडल से अटैक होता है, बट फ्रे एक बैरियर के थ्रू इस नीडल को रोक लेता है। फ्रे समझ जाता है कि इस नीडल का टारगेट वो नहीं बल्कि एम्परर था। और तभी वहाँ पर हम कुछ असैसिन्स को देखते हैं जो कि जिंटा के ही सबऑर्डिनेट हैं। फ्रे बिना मूव किए उन सबको 1 सेकंड से भी कम में धराशायी कर देता है और फिर एक बंदे के पास जाके कहता है बताओ मुझे इस वक्त जिंटा कहाँ पर है? बेहतर यही होगा कि तुम अपनी जुबान सही सलामत रखो और मुझे वो बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। वो बंदा कहता है मार डालो मुझे, और फ्रे उसे मार भी डालता है। पर तभी वहाँ पर सिमन पहुंच जाती है और कहती है मुझे लगा था कि तुम कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसे यहाँ की परिस्थितियों के बारे में पता होगा, तो अब मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मोलकिट कहता है आखिरकार सिमन इस वक्त डेमिगॉड के साथ क्यों है? फ्रे बताता है कि ये सभी लोग मोलकिट को मारना चाहते थे और ये जिंटा के साथ ही है, तो तुम मुझे बताओ क्या तुम्हें पता है कि जिंटा इस वक्त कहाँ पर है? सिमन कहती है अगर तुम उसे ढूंढ लेते हो तो उसके बाद तुम क्या करने वाले हो? फ्रे कहता है मैं उसे मार डालूंगा। सिमन कहती है अभी कुछ समय पहले ही तुम किंग को असैसिनेट करने वाले थे और अब तुम जिंटा को मारना चाहते हो, क्या तुम कोई मर्डरस मैनिएक हो? फ्रे कहता है बात की अगर मोलकिट की तो मैं बस कंफर्म करना चाहता था कि आखिरकार ये डेमिगॉड्स के साथ क्यों था या फिर इसने खुद को डेमिगॉड्स के सामने समर्पित क्यों कर दिया। वेल ऑब्वियसली अगर इसने ऐसा इसलिए किया था ताकि इससे इसे ताकत मिले और इसका फायदा हो तो मैंने अभी तक इसे मार दिया होता, पर इसकी सांसें चल रही हैं और वही इस बात का सबूत है कि मैं गलत था, पर सिर्फ थोड़ा सा। मोलकिट कहता है 1 मिनट मतलब तुम डेमिगॉड नहीं हो? फ्रे कहता है ऐसा कोई भी कह सकता है कि वो डेमिगॉड के साथ मिल गया ताकि वो लोगों को बचा सके या लोगों की भलाई करना चाहता है, इसलिए मैं यहाँ पर डेमिगॉड बन के आया ताकि मैं खुद ये सब कंफर्म कर सकूं और मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूँ कि ये कोई अच्छा राजा तो नहीं है पर ये कोई बुरा राजा भी नहीं है। और तभी मोलकिट कहता है जिंटा इस वक्त पेरू नाया में है। सेमन कहती है वो तो तुम्हारी बहन की सिटी है ना? किंग मोलकिट इसका मतलब इन सब में तुम्हारी बहन कारुका भी मिली पड़ी है। मोलकिट कहता है कारुका ने जिंटा के साथ एक पैक्ट को फॉर्म किया है और इसी की वजह से उसे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं डेमन वर्ल्ड में अभी तक लॉर्ड एंटर हो चुका है। लॉर्ड कहता है ये जगह काफी अजीब है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? आयरिस पीस फाउंडर आयरिस कहती है तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? लॉर्ड कहता है इवन एक डेमिगॉड को भी ऐसे अंडरवर्ल्ड और ऐसे कॉन्टिनेंट में घूमने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लगभग नामुमकिन होता है, पर देखा जाए तो तुम्हें नहीं, जबकि तुमने मेरी शक्तियां उधार ले रखी हैं। आयरिस पीस फाउंडर जब पूंछ ज्यादा बड़ी हो जाती है तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो उस पर पैर ना रखने की, पैर रखा ही जाता है। लॉर्ड के ऐसे रूप को देखकर आयरिस काफी घबरा जाती है। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं पेरुना का सीन जहाँ फ्रे पहुंच चुका होता है, जिसे देखकर सब लोग काफी हैरान होते हैं क्योंकि फ्रे अचानक से वहां पर प्रकट हो गया। वहां पर पहुंचने के बाद फ्रे को रियलाइज होता है कि उसे कुछ हद तक अनंता की पावर महसूस हो रही है। फ्रे एक अंधेर गली में जाता है। जब फ्रे उस डिवाइन पावर को महसूस करते हुए आगे बढ़ता है तो उसे सामने जिंटा मिलता है। जिंटा कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम खुद यहाँ तक चल कर आओगे फ्रे ब्लेक, कुछ है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए, इसकी वजह से मुझे तुम्हें ढूंढने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। और तभी हम देखते हैं कि फ्रे के चारों तरफ ढेरों असैसिन्स होते हैं जो कि फ्रे को मारने के लिए तैयार होते हैं। थोड़े समय बाद ही वो सबके सब फ्रे पर अटैक कर देते हैं, बट तभी वहाँ पर एक लाइटनिंग की स्ट्राइक होती है और रात में भी उजाले जैसा फील होने लगता है, जिसपे सब कहते हैं आखिर ये क्या था, क्या आसमान से वहाँ पर बिजली गिरी है? इधर जिंटा कहता है ये नामुमकिन है, आखिरकार एक मामूली सा मेज ऐसा कैसे कर सकता है? कम्मी ने कही तेरी इतनी हिम्मत। और तभी जिंटा फ्रे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, बट जिंटा के इस अटैक को ब्लॉक करने के लिए फ्रे को अपने एक फिंगर का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा था। जिंटा अगेन फ्रे पर उसके पीछे से हमला करता है, बट फ्रे बिना मूव किए जिंटा का सर उड़ा देता है, जिसके बाद ऑब्वियसली जिंटा मारा जाता है। फ्रे समझ जाता है कि जिंटा के मरने के बाद अनंता हाइबरनेशन में चला जाएगा और ये वो परिस्थिति होगी जिसे लॉर्ड ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट इससे पहले कि फ्रे वहां से कहीं जा पाता तभी हम वहां पर देखते हैं लूसीफर को, जो कहता है ग्रीटिंग्स फ्रे ब्लेक। फ्रे को लूसीफर की प्रेजेंस का एहसास ही नहीं हुआ था, इसलिए वो कहता है कौन हो तुम? लूसीफर कहता है सब लोग मुझे लूसीफर कह के बुलाते हैं। फ्रे कहता है आखिरकार फॉलन हिल का लॉर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है? इस वक्त तुम्हें डेमन रियल में लॉर्ड के खिलाफ युद्ध करना चाहिए। लूसीफर कहता है जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें काफी कुछ पता है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, क्या तुम मेरे साथ हिल नहीं चलना चाहोगे? ग्रेट आर्कमेज, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मैं तुम्हें एक ट्रांसेंडेंट बीइंग बना दूंगा। फ्रे कहता है क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? जिसपे लूसीफर कहता है मुझे पता है कि तुमने पहले ही रिजर्वेशन करा रखा है कि तुम्हें ट्रांसेंडेंट बीइंग बनने का है, पर ये प्राकृतिक होगा। हाल फिलहाल में डेमिगॉड्स द्वारा उठाए गए कदमों से मैं ये बता सकता हूँ कि उनका बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उनके अंदर बिल्कुल भी डिग्निटी नहीं है। उन्होंने खुद की ग्रोथ को लगभग नेग्लेक्ट कर दिया और ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज पर निर्भर रहते हैं और इस वक्त वो सबके सब तबाही के रास्ते पर चल रहे हैं। पर तुम उन सभी डेमिगॉड से अलग हो, तुम्हारा भी तो यही रास्ता है ना कि मैंने जो कहा वो तुम साबित करो। फ्रे कहता है 1 मिनट, मुझे अचानक से अपने एक फ्रेंड की एडवाइस याद आई है। लूसीफर पूछता है क्या? जिसपे फ्रे कहता है जब एक डेविल तुमसे प्यार से
बात कर रहा हो तो हमेशा उसका उल्टा करो जो वो तुमसे करने के लिए कह रहा है। लूसीफर सोच में पड़ जाता है। थोड़े समय बाद कहता है, मुझे लगा था कि हमारा दुश्मन एक ही है तो हम साथी हैं। फ्रे कहता है, गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना, मेरे लिए भले ही तुम हो या लॉर्ड, जो भी इस दुनिया के लिए खतरा होगा वो मेरा दुश्मन है। लूसीफर कहता है, इस वर्ल्ड में मैं अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता तो आखिर मैं खतरा कैसे हो सकता हूँ। फ्रे कहता है, मुझे नहीं पता, बहुत सी चीजें हैं जो हर किसी को नहीं पता रहती। इवन डेमिगॉड्स भी इरिडियम का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लॉ ऑफ डिवाइन को टाल सके, तो इसीलिए कोई गारंटी नहीं है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। लूसीफर कहता है, हमारी बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ जिसके बाद तुम निर्णय लेना कि तुम्हें मेरे साथ हेलमेट चलना है या नहीं। फ्रे पूछता है, बताओ। लूसीफर कहता है, लॉर्ड ने आयरिस को अपने कब्जे में कर लिया है और अब वो उसी एबिस में कैद है जिसमें एक समय पर तुम थे, ग्रेट मेज लूकस ट्रूमैन। और बस ये एपिसोड खत्म होता है यहीं पर। सो गाइस